सामने से। अरे बैठ जाओ आगे यार, इधर से आते हो उसमें दिखता रहता है बच्चों को। चलो ये ठीक है, स्टार्ट हो गया बच्चे। एक ही बात है बेटा, जय श्री कृष्ण बच्चों। बना देंगे बेटा, एक बच्चा हो रहा है जियो से डाउटलेस बना दीजिए, मैंने बना देंगे। एक कहता है सर ऐसे टीचर हमें पहले नहीं मिले, तो अब मिल गए, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, इसलिए तो अपन वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जुड़ गए बच्चे, जुड़ गए। आप बता बेटा किस समझ। चलो कैसे हो बेटा, झूठ बोल रहे हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। अपन ऐसे बोलेंगे कि अपन डाउटलेस हैं, तो लाइफ में भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी इजीली सोल्व होंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बट ये पॉजिटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। ये कहाँ चल रहे थे बताओ? ये स्टार्ट हो गई थी, देखिए एक्शन में करी जाओ। अच्छी बात, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ना। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चल रहा है, याद आ गया। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लिखा था अपन ने शायद, ठीक है। ऑलवेज इन सर्च ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज लुइस लुइस एसिड, पक्का। और फर्स्ट कैटेगरी इसमें अपन ने 3 पॉइंट लिखे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऑलवेज हैव या डोनेट टू टेंडेंसी ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, एंड एक्ट एज लुइस बेस। एक मिनट अभी आ जाएंगे अपन वहां पे। फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा था पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो। उसमें जो भी पॉजिटिव से H प्लस X प्लस NO प्लस लिखा होगा अपन ने, एंड NO2 प्लस एंड ऑल कार्बोकेटाइंस ले सकते हैं, यस और नो। बात खत्म। जो भी है CH3CO प्लस वगैरह बहुत सारे वो कार्बोकेटाइंस ही है बेटा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट लिख लिया था क्या? यहां तक ही चला था, इसका सेकंड हो गया था न्यूट्रल, कंप्लीट है, वेरी गुड। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, इसमें एक मैंने टेक्निक बताई थी कि आप सेंटर एटम के चारों तरफ देख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। SO2 CO2 आए होंगे, है ना। SO3 और AlCl3 BF3 एंड PCl3 एंड PCl5 एंड FeCl3 एटसेट्रा, यस और नो। एंड कार्बीन्स, यस, नाइट्रीन एंड और कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। यहां से चल रहे थे बेटा, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं ध्यान दे। ये भी हो गया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। तो
H माइनस, RO माइनस, OH माइनस एंड SH माइनस, नहीं NH2 माइनस और एंड X माइनस एंड ऑल कार्बन आइंस, यस और नो? वेरी गुड, सेकेंड नंबर आ जाओ, ये भी हो गया। हाँ तो बस लिखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जो बच्चे बैठे हैं दूर ऑनलाइन ध्यान दें, आ चुके होंगे सब बच्चे। राइट नाउ बेटा यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि व्हाट इज द या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग होने से इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फॉर्मेशन होने से डेफिनेटली प्रोडक्ट बनते हैं। राइट नाउ उन रिएक्शंस के पार्ट्स के बाद अपन ने 3 पॉइंट्स पर स्टडी करना चाहा था, उसका एक पार्ट रह गया था, एक पॉइंट का एक पार्ट। फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था बॉन्ड फ्यूजन्स, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होता है तो होमोलाइसिस प्रोसेस से फ्री रेडिकल बनते हैं, और अनइक्वल में हेट्रोलिसिस प्रोसेस से आयंस बनते हैं बेटा। और उसके बाद हमने कुछ जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि सबस्ट्रेट अपना क्या होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं होमोलिसिस भी हो सकता है, तो हेट्रोलाइसिस भी हो सकता है। जरूर नहीं कार्बन कार्बन के बीच हो, कार्बन क्लोरीन के बीच भी हेट्रोलाइसिस किया जा सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि केमिस्ट उस रिएक्शन को क्या सिचुएशन दे रहा है। सर वो केमिस्ट वाली सिचुएशन हमें कब समझ में आएंगी, जब हम जीओसी सेकंड यानी रिएक्शन में सेकंड में रिएक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन ये श्योर है कि कहीं ना होमोलाइसिस प्रोसेस से रेडिकल बनेंगे और हेट्रोलाइसिस प्रोसेस से आयंस बनेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कुछ कार्बन पर ही, जो कार्बन के इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकेटाइंस, कार्बन फ्री कार्बन आयंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स, इनके बारे में कुछ सेलेक्टेड इंट्रोडक्टरी पॉइंट हमने लिखे थे, यस और नो? और इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट्स हमने लिए थे, वो था एक कार्बिन, कार्बिन के बारे में भी आपने लिखा था, और साथ में मैंने 2 कंसर्न रिएक्शन भी आपको बोली थी बेटा, रीमर टिवान और कार्बाइलमाइन रिएक्शंस। हम याद रख सकते हैं कि उसमें इंटरमीडिएट कार्बिन होती है, और एक यूज किया था नाइट्रीन, यस और नो? नाइट्रीन और कार्बिन ये एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट से, नाइट्रीन 3 रिएक्शन में अपने काम आएगी और ये नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 2 रिएक्शन में काम आएगी। नाइट्रीन के लिए कंसर्निंग रिएक्शन मैंने आपको क्या लिखाई थी, हॉफमैन ब्रोमाइड, कर्टियश और श्मिट रिएक्शंस, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था होता अटैकिंग रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो वो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कम होंगे। तो राइट नाउ इसी तरह से नए बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, न्यूक्लियोफाइल में हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की ओर जा रहे थे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स 3 कैटेगरी के होंगे बच्चों। नंबर 1 यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, नोट करो मेरे साथ, कंप्लीट ऑक्टेट विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं बच्चों, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होगा लेकिन उसके पास कहीं ना कहीं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो डोनेट किया जा सकता है। इसका मतलब फाइनली अमोनिया, अमोनिया के साथ वाटर एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स भी इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं। अमोनिया के पास भी लोन पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट के साथ, और वाटर के पास भी है। अमोनिया वाटर अपने आप में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही इसका जो डेरिवेटिव्स है, जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव्स में 1 डिग्री अमाइन भी आ सकती है, 2 डिग्री अमाइन भी आ सकती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एंड ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव अमोनिया इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन, यानी कि मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डाई अल्काइल डेरिवेटिव अमोनिया एंड ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन रेस्पेक्टिवली। एंड वाटर के डेरिवेटिव्स की अपन बात करें बच्चों, तो हमारे ऑर्गेनिक में 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड अल्कोहल, एंड डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। तो अल्कोहल, ईथर एंड वाटर, अपन चले अमोनिया, वाटर, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अल्कोहल एंड ईथर, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको एक तरह से मानेंगे। जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द अटैकिंग नेचर ऑफ द स्पीसीज, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और कैटेगरी नंबर बी, न्यूक्लियोफाइल के अंदर कैटेगरी नंबर जो बी रहेगी, एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जस्ट फॉर एग्जांपल ओलिफिन्स, एसिटाइलिन्स एंड बेंजीन।
पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैं सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बोल रहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस कार्बन कार्बन के बीच जब भी आपको लगे अल्कीन्स अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होती है उसकी बात अपन कर रहे हैं। ये भी एक्ट एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। द रीजन इज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा सिग्मा और पाई टू टाइप्स की जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेफिनेटली कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल कहीं आएगा तो उस पर अटैक आसानी से कर सकता है। आपने कभी सुना हो तो अल्किन और एल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। द मेन रिएक्शन ऑफ अल्किन्स एंड एल्काइंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका मतलब फर्स्ट अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन वगैरह में कौन सी होती है मेन रिएक्शन? पहले की कोई नॉलेज आपको हो तो बोलना चाहिए बेटा, इस यूनिट में जितना बोलोगे ना मेरे साथ जवाब दोगे मजा आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स की मेन रिएक्शन कौन सी है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब कौन अटैक कर रहा है? पहले इलेक्ट्रोफाइल। क्यों कर रहे हैं? अल्किन एल्काइंस और बेंजीन जैसे कंपाउंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों कर रहे हैं पहले? क्योंकि इनमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल हैं जिन पर फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल किसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहे हैं। तो अल्कीन्स अल्काइंस की नेचर यदि कोई पूछे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन की नेचर भी क्या हो गई? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एंड नंबर सी कैटेगरी में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स में केवल आपको वही बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहा हूं जो अपने ऑर्गेनिक से कंसर्न है। बात समझ में आएगी? तो सी नंबर पे अपन ले सकते हैं एक और अभी से ध्यान रखना चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोलते हैं LAH शॉर्टकट, और इसको बोलते हैं SBH। एंड कभी नाम सुनाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मॉड्यूल में लिखा गया है उस जगह, बच्चा आ जाता कई बार सर ये क्या है, तो ये इसलिए लिख रहे हैं। बाकी तो समय समय पर पढ़ेंगे ना इनको, जब पढ़ते हैं तो उस समय अपने आप क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको इतना सा अभी छोटा सा हिंट देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कभी आगे ऑप्शन में है कि इनका नेचर कौन सा है, तो अपन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में, ये न्यूट्रल हैं, अभी कोई चार्ज है क्या इन पे? लेकिन ये क्यों कहलाते हैं सर, क्यों कहलाते हैं? जैसे इसमें तो अपन ने रीजन लिखा लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी हमने लिखा है कहीं ना कहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट के साथ लोन पेयर है वो दे सकते हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल है। सर इसमें भी छोटा सा कोई रीजन है क्या? तो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका नेम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब हाइड्राइड से चलो, ये H- का सोर्स है। ये H- कैसे बात की बात है? आप तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यदि आप थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की नॉलेज रखते हो तो लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलग हो जाएगा। तो Li प्लस और H-, ऐसा करके दैट इज ए सोर्स ऑफ H-, और दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ H-। ये भी तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो ये H- के सोर्स हैं, और ये जो सोर्स है वो R- का है। यानी कोई आपसे पूछे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, तो R-। ये X भी माइनस बनता है और ये भी माइनस, तभी तो +2 आता है। लेकिन हमारे चूंकि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए इसकी रिएक्शन ली जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ये किसकी तरह R- है, तो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियो। ऊपर ही लिखे अपन ने, ऊपर ही लिखे आप देखो, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में देखो H- लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ? ऑल कार्बनाइंस। हेलो, तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं सर तो फिर ये न्यूट्रल कैसे? तो ये तो न्यूट्रल है ना बेटा, भाई ये तो न्यूट्रल है। जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे मान लो अपन को कोई रिएक्शन पढ़नी है LH की, तो जैसे रिएक्शन होती है ये H- रिलीज कर देता है, लेकिन फिलहाल जब तक रिएक्शन में नहीं, जब तक क्या कहलाएगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो इतना सा अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज ए सोर्स ऑफ H-, अगेन सोर्स ऑफ H-, एंड दैट इज ए सोर्स ऑफ R-। इसलिए हम इनको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। आप दो इसको भी क्लोज कर दो। अब दो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखा रहा हूं, ठीक है, कॉमन। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट हो चुका है। दो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखा रहा हूं, उनको अलग से नोट कर लो। एक्स्ट्रा नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा नंबर फर्स्ट में बच्चों लिखोगे, कभी नाम सुना आपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अपने काम कौन कौन से आएंगे उनसे मतलब है, ऑर्गेनिक में कौन कौन से काम। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे बोलेंगे अपन?
जो भी आता है ना बेटा बोला करो। इस यूनिट में देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ। पहले बच्चे नेमिंग की यूनिट में मैंने बोला था डाउटलेस रहेंगे, तो स्टार्टिंग में मजाक कर रहे थे, हो गया ना। आइसोमर्स में बोला लग रहा था, अरे फिर कुछ बच्चों को फिर जब तक जिनको विश्वास नहीं हुआ फिर लग गया, हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसमें भी डाउटलेस रहोगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मैं वहां आपको बोलता था बेटा डिजाइन देख के यहाँ से देना, पहले चेक करना, वो पॉइंट काम के हैं, उसकी वजह से डाउटलेस हुआ। इसमें भी मैं जो बोल रहा हूँ ना बेटा, कि इसमें जो भी आए ना आपको, हर बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं आता है। समझ रहे हो, बोलने से मुझे पता लगता है कि और मुझे कितना डेप्थ में जाना है, बस। तो उससे ही अपन डाउटलेस बनेंगे। बात समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए जो भी, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा एम्बिडेंट क्या होता है, अपने दिमाग में आ रहा है, कहीं पढ़ा है कि सर ये होता है, अपन को बोलना है। उससे मुझे पता लग जाता है कि मुझे और इसको कितना आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, आगे मुझे कोई भी रिएक्शन इसकी पढ़ानी है तो मुझे क्या ध्यान रखना है। ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है बेटा, इसमें आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लास्ट तक ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने पहले क्या पढ़ा दिया, अब मुझे क्या पढ़ाना है, ये मेरा काम है। आपको तो इसमें जो भी अलर्ट होके बैठो पहले, और जो भी आता है मस्ती से बोलो, ठीक है बेटा। देखो बहुत पहले भी मैटर तो सब जगह लिखा हुआ, पहले भी लिखा, सब सब किया, लेकिन टीचर ने बार बार नहीं बोला कि बेटा बोलो, या जो भी आता है बोलो, यही कहीं ना कहीं कमी थी। बोलते तो सब्जेक्ट आज भी वैसा ही होता जो अब चल रहा है। जो भी आता है ना, जैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अपन ने इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल में भी, हर जगह नाम आते हैं ये। एम्बिडेंट मीन्स दो साइड्स हो, दो साइड्स का हो, सेम एटम, सेम टाइप के एटम पर, कि डिफरेंट टाइप के एटम पर, डिफरेंट टाइप के एटम्स। दो साइड्स हो, दो की जगह तीन भी होती हैं, लेकिन मान लो दो एटम सेम है तो एक ही साइड कहलाएगी। बात को समझ रहे हो, यानी दो साइड तो, लेकिन दोनों डिफरेंट एटम पर, तो बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो क्लियर हुआ कैसे, मैं बताता हूँ। अपने कुछ भी नहीं बेटा, आप चाहो तो लिख लो, हैव टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये सब लिखना, ये सब लिखना यूं बेकार हो जाता है जब हम समझ चुके होते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं। टू टू रिच सेंटर्स, अब ये भी डिफरेंट एटम्स वाले होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर, कार्बन पर माइनस चार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं केसीएन सीएन माइनस ही होता है, तो इसमें टू साइड्स होगी। हो सकता है कि इधर अटैक हो सकता है कि इधर हो, मैं अभी भी रिएक्शन करा सकता हूँ सबकी, लेकिन फिर वो क्या पकड़ में उसी बच्चे को आती है जो उसको पहले पढ़ चुका होता है। अदरवाइज आर प्लस, यू नो आर प्लस ले लो, आर एक्स, आर एक्स की रिएक्शन कराता है कि नहीं केसीएन से, तो आर यहाँ से रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनेट बनता है, और इधर से करता है तो साइनेट बनता है बेटा। दैट इज एक्ट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। पेशेंस रखो कि सर ने बीच में बोला है यार ये हमें समझ में आएगा, इसलिए बोला है ताकि अपन उस दिन का भी वेट करेंगे, जब आएगा तो फिर अपने दिमाग में क्लियर होगा। ठीक है, अभी सारी रिएक्शन अभी जोड़ने से आधे बच्चों को भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, सब वो अपने आप सर कब जोड़ेंगे कब बेटर होगा ये मुझे सोचना है। ये जैसे ये है, इसी तरह ओ एन ओ, आप आराम से देखो। अब देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ भी लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ भी माइनस चार्ज है। अब आप बताओ, ऐसे तो लोन पेयर यहाँ भी दो दो लोन पेयर होते हैं, तो फिर तो इसका मतलब वो अटैक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब अभी मैंने कुछ बोला क्या, सेम एटम नहीं होने चाहिए। अब ये देखो, यदि थोड़ा सा नॉलेज आपको है ना, परेशान नहीं हो। देखो ये माइनस यहाँ गया, माइनस यहाँ गया, ये आगे बढ़ गया, तो यही सेम वापस होगी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, रेजोनेंस। तभी तो कह रहे हैं कि सेम एटम पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ है वो वहां भी चल जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। अब हुआ क्या, एक साइड तो ये मिली और एक ये तो मिली। अब ऐसे देखें तो लोन पेयर यहाँ भी, तो बच्चा तो सोचेगा इधर भी साइड मजा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है कि टू डिफरेंट एटम्स की साइड्स होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे NH2OH है, NH2OH में OH ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये देखो इधर भी अटैक हो सकता है और इधर भी अटैक हो सकता है। इसी तरह एक एक और है, एक अपने ऑर्गेनिक में जो काम आ रहे हैं वो लिख रहा हूं मैं। एक तो ये हाइड्रोक्सिलमाइन अपने कहीं ना कहीं काम आता है, ये दोनों ज्यादा काम आते हैं आरएक्स की रिएक्शन में, हैलाइड की जब रिएक्शन पड़ेगा ना तो ये दोनों काम आएंगे। ठीक है बेटा, और एक ये जो राजस्थान प्री मेडिकल में ऑप्शन में आया है वो भी मैं लिखता हूँ, देखो ताकि 25 ईयर्स भी साथ में चलते रहे। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इधर देखो लोन पेयर,
दिख रहा है, और यहाँ लोन पेयर, यहाँ माइनस, माइनस में भी लोन पेयर होता है। कौन सा आयन है ये? आइसोसाइनेट। CNO को बोलते हैं साइनेट, NCO को बोलते हैं आइसोसाइनेट। KNCO पोटेशियम आइसोसाइनेट। डरते क्यों? इनऑर्गेनिक भी आए तो आने, दोनों फर्क क्या पड़ रहा है? बोलना मुझे, कैसे भी मैनेज करेंगे। अब अपन बेटा कुछ जैसे दूसरे फेज है, कुछ उनमें इनऑर्गेनिक पहले हो चुकी है तो बच्चे को इनमें दिक्कत नहीं आती। अब नहीं हुई तो क्या इसी को रोते थोड़ी फिरेंगे कि नहीं हुई? अपन अपने एडजस्ट करेंगे, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो बॉक्स में कुछ चीजें समझा के मैं आगे बढ़ूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई परेशान नहीं होना, सब पूरी भरी है केमिस्ट्री, ठीक है। तो NCO, अब इसमें कितने साइड्स हो गई? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये भी एम्बिडेंट आयन है। ये बहुत है, चारों में आपके क्रॉस हो जाएंगे सब। अपने मेन रिएक्शन इन दोनों की है, इसके भी नहीं है। इसकी एक रिएक्शन है जो ऑलरेडी आ चुकी है, ऑक्साइम बनाया था अपन ने। व्हेन एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ऑक्साइड। वही आती है बस ये। तो एक बार और जब अपन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे तो वापस एंट्री दे देंगे इसको। एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों, उसको भी मैं लिखा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर सेकंड में डाल के लिख लो। ये एम्स में एक बार पूछा गया है इस लाइन को, तो आपके काम आएगी ये। देखो अब तक जो हमने पढ़ा ये अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, इसमें पॉजिटिव स्पीसीज जो अपन ने देखी, पॉजिटिव स्पीसीज देखते हैं अपने माइंड में क्या बात आएगी? यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये आएगा बेटा। जो प्रेजेंट सामने चल रहा है उनमें तो दिमाग प्रेजेंट यूं चलाओ कंटिन्यूटी में। ये मैंने कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज बनाई, अपने में पूछा बेटा ये क्या है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल है। टू पॉजिटिव स्पीसीज ऐसी भी आई है एम्स में जो ना तो इलेक्ट्रोफाइल होती है ना न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे? आप मुझे एक बात का जवाब दो। मान लो कि एक इमेजिन करो कि जितना मेरे को, मेरे पास, मैं घर पे जितना मैक्सिमम पैसा रख सकता हूँ उतना मेरे पास है और मैंने ठूस ठूस के भर लिया, ठीक है। एक इमेजिन करो। अब मान लो मैं, मुझे इच्छा है चलो और भी पैसा आ जाए, लेकिन रखने की जगह ही नहीं है। जस्ट लिंक करो, पॉजिटिव होने से ही मतलब नहीं है, पॉजिटिव होने से ही मतलब नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको रखने की जगह भी होनी चाहिए। बेटा अब मैं हर एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखाने बैठूंगा तो मुझे पूरे पीरियड टेबल पढ़ानी पड़ेगी। बात समझ ना? अब इनको समझो कि इलेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिंग पावर है उसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह ही नहीं। कौन से ऐसे पीरियड, कौन से पीरियड के एलिमेंट से वैकेंट ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं? 3 से, थर्ड से। अरे 3D ऑर्बिटल्स। लेकिन सेकेंड पीरियड में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। इसका मतलब दो ऐसे पॉजिटिव आयंस भी हैं जो एम्स में आए हैं। और देखो एक तो NH4 प्लस, यू नो, एंड H3O प्लस। आप मुझे बताओ, ये देखने से लगेगा अपने को इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है बेटा। आप बताओ नाइट्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट है। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा राजा, या तो मैं छोड़ दूं इनऑर्गेनिक की कोई भी चीज को, और नहीं तो फिर अपन दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 4, 4 2 जा 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट। दैट इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो प्लस होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं। ऐसा ही सेम यहाँ है, यहाँ भी तो ऑक्टेट कंप्लीट, एक लोन पेयर गया तो एक तो है अभी। अरे दुष्टों, ये लो, ये H प्लस ऐसे बना है, आ गया समझ में? तो एक लोन पेयर तो है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें भी। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब NH4 प्लस एंड H3O प्लस लिखो, नीदर इलेक्ट्रोफाइल्स नॉर न्यूक्लियोफाइल्स। ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। रीजन है कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। ये लो, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो प्लस होने के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। और वैसे भी यदि आपको मैं एक शॉर्ट बात बताऊं तो वैसे दिमाग में जानी चाहिए, ये अपने आप में ना तो ये कोई अलग स्पेशल अलग मॉलिक्यूल है ना कोई कंपाउंड है बेटा, ये तो सॉरी ना कोई आयन है, ये तो खुद कंपाउंड है। अमोनिया पर H प्लस की रिएक्शन से क्या बन रहा है? सोल्ट बन रहा है, तो ये तो खुद सोल्ट है अपने आप में।
बात समझ रहे हो? लेकिन इतना भी मत जाओ, देखते हैं आप तो ध्यान दो कि दोनों स्पीसीज एम्स में एक बार आई हुई है, सर ने इससे लिखाई है कि बच्चे इनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। ठीक है बेटा, तो 25 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी अपने साथ में चलते जाएंगे इनमें। चलो यहां तक पहुंच गए, क्लियर, पक्का? हेलो, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम शॉर्टली बोलेंगे आई इफेक्ट। बच्चों को डॉक्टर बनाना है यार। नहीं, हाँ, चलो इंडक्टिव इफेक्ट में 4 पॉइंट लिखो। अच्छा, बिगनर बॉक्स नंबर 1 आपका कर लेना, 3 क्वेश्चन वो हो गया वो सब। पर फिर भी बच्चों को लगता है चलो कुछ तो मॉड्यूल का डिस्कशन चल रहा है तो वो साथ में चल रहा है, बेटा विश्वास रखना, दिमाग में है मेरे, ठीक है, परेशानी ना, बट ठीक है, बोल देते तो बच्चों को लगता है चलो वो भी हो गया। बिगनर बॉक्स नंबर 1 और 2, 2 हो गए शायद। हेलो, 1 ही हुआ है, 2 हो जाएगा। लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो, एक तो दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड नंबर पॉइंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड नंबर, decrease rapidly with length of carbon chain. And fourth point, that is applicable up to 3 to 4 carbon atoms. देखो आप लोग कैसे इनको पढ़ के आए हो, इफेक्ट्स को कैसे, किसने पढ़ाया है, इनसे मुझे कोई मतलब, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ ये, मुझे मेरे ट्रीटमेंट पे भरोसा है, ठीक है। अब आप कैसे करके आओ सर, हर जगह कॉन्जुगेट बेस बनाए तो जरूरी नहीं कि अपन बनाए, ठीक है, मैं अपने आप बताता जाऊंगा कहाँ कॉन्जुगेट बेस की जरूरत पड़ती है और कहाँ नहीं पड़ती, ठीक है। आराम से चलते चलो मजे से और कंप्लीट करते चलो इन चीजों को। ये 4 पॉइंट सबसे पहले लिखो। सर ये परमानेंट इफेक्ट क्यों लिखा, मेरी मर्जी। जहां भी एन का डिफरेंस होता है ना बेटा, यहाँ ये इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सर टेम्परेरी भी कोई इफेक्ट होता है तो आज ही याद रख लो, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। यदि कोई पूछे टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा है, बहुत पहले एमपी प्री मेडिकल क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। सर इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट टेम्परेरी क्यों होता है बाद में बताएंगे, अभी अपना क्या चल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटा। इंडक्टिव हुआ, रेजोनेंस हुआ, हाइपर कंजुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट टेम्परेरी कहलाता है। वो अभी भी बता सकते हैं कि वो टेम्परेरी क्यों है, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी उसको समझेंगे, ठीक है। अभी तो ध्यान रखना है जहां भी ईएन का डिफरेंस होता है। और सेकेंड पॉइंट जो आपको दिमाग में बिठाना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि आज ही फाइनल कर लो कि पाई इलेक्ट्रॉन से आई इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं, बात ही खत्म। यानी कि हम अभी जब ये पढ़ रहे हैं, जब तक आई इफेक्ट सर चला रहे हैं, जब तक हमें ना तो रेजोनेंस आता है ना हाइपर कंजुगेशन आता है। बात समझ में आ गई? यदि इसको अच्छा समझना है तो ये चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसर्न पाई इलेक्ट्रॉन से नहीं है, और रेजोनेंस का कंसर्न किससे है, पाई इलेक्ट्रॉन से। हाइपर कंजुगेशन का भी किससे है, सिग्मा पाई दोनों से है, लेकिन सिग्मा पाई दोनों से एक साथ है, अलग अलग नहीं है, इसका मतलब वो भी यहाँ नहीं है। और आई इफेक्ट का कंसर्न केवल किससे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब अभी हम इसमें और अगले लेक्चर तक हम क्या नहीं जानते, ना रेजोनेंस जानते ना हाइपर कंजुगेशन जानते हैं, बात खत्म। हमें तो पहले ये सीखना है, ठीक है बेटा। जब रेजोनेंस सीखेंगे तब हम ये भी जानते हैं, बात समझ रहे हो ना, ताकि ये भी उसमें आएगा, तभी तो समझ में आएंगी चीजें। तो ये हो गया लिमिट जो अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है।
अरे यार इंडक्टिव में हमें तो यार वो क्वेश्चन भी कराया था, तो रेजोनेंस वाला कोई बीच में डाल के जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, वो रेजोनेंस में अपने आप आ जाएगा, वो मेरा काम है। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर आज तक जो आपने पढ़े हैं उससे प्लस में ही होंगे, कम नहीं होंगे इस बोर्ड पर से। ठीक है, बात खत्म। अब चलते हैं, दो ऐसे कार्बन चेन बनाओ। ठीक है, आपसे कोई ये पूछने नहीं जा रहा कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा क्वेश्चन कभी कंपटीशन में नहीं आ रहा है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये पहले वाला पार्ट था जो 11th 12th में लिखना था। इसका मतलब हम सीधे सीधे यहां से कवर करते हुए कहां पहुंचेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, वहां से क्वेश्चन अपने आएगा। ठीक है बेटा, तो इनको मैं उसी तरह से ले रहा हूं जितना जरूरत है। देखो, इसको यो मान के चलो कि आप तो ऐसा, चलो ट्रेन तो सबने देखी है, बात खत्म करो, इसको ट्रेन मान के चलो, ये इंजन लग गया ट्रेन के। ठीक है, आप बताओ कि यदि मान लो किसी इंजन की 70 या 50 बॉडी बॉगीज को कवर करके चलने की वो है, स्ट्रेंथ है, तो 70-80 जोड़ देंगे तो फैल जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 कार्बन तक ही चलेगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब सेकंड पॉइंट, एक्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे लगेगा, सी पर, फॉर 1 नंबर कार्बन। आप मत जाओ, इंजन जब आगे की ओर लेके जाता है ट्रेन को, तो भी सबसे ज्यादा पता पहले उसी को लगता है, फर्स्ट बोगी वाले को, और वो जो जो झटका लगता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसे ही जब बेटा इंजन वापस बैक चलता है, तो भी सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, फर्स्ट नंबर को, इफेक्ट वहीं लगेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट 1 नंबर कार्बन पे लगेगा, चाहे ये आगे की ओर चले चाहे ये पीछे की ओर चले, और वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मान लो मैंने कहा यार del 1 del 2 del 3 del 4 है, चाहे वो कोई से भी केस हो, ये हो चाहे ये हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ लग रहा है, del 1 का। तो ये अपने ऐसे ऑर्डर फालतू के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है, चाहे वो आई इफेक्ट माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो बेटा, वो कार्बन चेन के साथ कम होता जाएगा। लिखा है डिक्रीज रैपिडली विद लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ लगेगा, फर्स्ट नंबर कार्बन पे, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और 4 के बाद हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब चलो, और या एक और चीज, एक और टर्म आज सेट करेंगे, कोई भी इफेक्ट हो, है ना, इन बातों को सीखते चलना, कोई भी इफेक्ट हो, चाहे आर हो चाहे एच हो चाहे आई इफेक्ट हो बेटा, 2 टाइप के होते हैं, या तो प्लस या माइनस, इन चीजों को सीखते चलो। आई इफेक्ट हो तो भी 2 टाइप का, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है बेटा, आर इफेक्ट हो वो भी 2 टाइप के, प्लस आर और माइनस आर। एच इफेक्ट भी 2 होते हैं, एच और एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, वो माइनस एच बोल दो उसको, वो भी 2 होते हैं। इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव, यानी कि इफेक्ट कोई सा भी हो, ग्रुप का जो इफेक्ट है कोई सा भी हो, लेकिन वो 2 टाइप का ही होगा, या तो विड्रॉ कर रहा होगा या रिलीज कर रहा होगा। देखो मैं केमिस्ट्री के टर्म पे ला रहा हूँ, सुनते जाना धीरे, या तो विड्रॉ कर रहा होगा या रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, विड्रॉइंग इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव इफेक्ट। मुझे मान लो मैं ग्रुप हूँ, मैंने या यूं चलो बैंक में, अपन बैंक गए, बैंक से हमने पैसा निकाला, विड्रॉ किया, वहां से वर्ड यूज करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। मैं बैंक गया, मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, और मैं यदि डिपॉजिट कर रहा हूं तो बोलते हैं रिलीजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट को क्या बोलते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट, और पॉजिटिव इफेक्ट को रिलीजिंग इफेक्ट। बात खत्म हो गई। अब ये सिग्मा बॉन्ड पर यदि लग रहा है तो माइनस आ जाएगा आई और प्लस आई। यदि सिग्मा बॉन्ड पे लग रहा है तो इंडक्टिव लग रहा है ना, तो उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस आई और प्लस आई, फर्क क्या पड़ रहा है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगा तो अपन आर की बात करेंगे। तो ऐसे अपने को चलना। अब मैं जो जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग इसमें चलते हैं, कोई डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं ज्यादा। ये यदि यो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा चार्ज आया, चलो पहले इसको रिलीज करते हैं, विड्रॉ करवाते हैं। ये विड्रॉ किया तो कौन सा आया, माइनस। इन सब पर क्या जाएगा, हल्का हल्का प्लस, और इनके प्लस del 1 del 2 ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये बचकाना हरकत कोई काम नहीं करती कंपटीशन में। आप तो अभी बता दिया, चाहे ये खींचे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगा, 1 पर, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूं चलते जा रहे हैं, चलो लास्ट में आएगा नेग्लिजिबल। ऐसे ये बताओ, यदि ये रिलीज करेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस, और इन सब पर थोड़ा थोड़ा, ये लो माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ऐसे चल के और धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये इसके इफेक्ट को शो कर रहे हैं अपन, है ना। अब मुझे बताओ, इस ग्रुप ने, इस एक्स ने क्या किया,
इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इस समय जो इफेक्ट लगाया उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। टेक्निकल स्टेप पकड़ दे जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू जो इफेक्ट लगा उसे क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अब बताओ, ये इफेक्ट लगने से इस ग्रुप पर कौन सा चार्ज आया, माइनस, इसका मतलब माइनस इफेक्ट। अब बताओ कहां गवर्न कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो क्या बोलेंगे आई, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट। ये पूरा डिफाइन हो गया। अब ऐसे चल रहा है। अरे यार, पूरी स्टेप बता दी, शॉर्टकट भी लिख देता माइनस आई, तो क्या करते अपन। फाइनल है कि ऐसे करने से ही अपन आगे जो एरोमेटिक पर एसिडिक बेसिक स्टेट निकालेंगे वहां भी तो काम आएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग, यही तो वर्ड बोलूंगा मैं, तो सेट कर रहा हूं मैं आज ही। आगे की प्लानिंग चल रही है हर पॉइंट में। सर ये यहाँ क्यों बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे की प्लानिंग चल रही है। हम आगे यही बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कई बार बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नहीं बोलना, केमिस्ट्री में रिलीजिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलो, वाई क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। बताओ कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस, और कौन से इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है बेटा, सिग्मा पे, इसलिए प्लस आई इफेक्ट। आ गया समझ में, ये लो ऐसे चलो। और ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे क्या इफेक्ट क्या है। ठीक है, अभी सीधा मैं एप्लीकेशन पे ला रहा हूँ, सीधा जहां जरूरत है वहां, ताकि अगला लेक्चर अपना पूरा जो भी क्वेश्चन है 20-25 सारी इसमें कर डालेंगे। नहीं, कोशिश करो। चलो, ये लिखकर अब यहाँ क्या करोगे, एक नोट डालो, नोट डाल के लिखो एच इफेक्ट ऑफ आई, एच इफेक्ट ऑफ एच, सॉरी, आई इफेक्ट ऑफ एच इज 0। एच का आई इफेक्ट 0 कंसर्न किया गया, 0 मान लिया गया, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए कुछ ग्रुप को माइनस में और कुछ को प्लस में रख दिया गया। सर वो ऑर्डर कैसे आया इसको नहीं समझने की जरूरत है, सीधा अपन उसको एप्लीकेशन में लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नोट और मैं डलवा रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। आपको माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, क्या होता है बेटा, ये ऑर्डर कैसे आया इसको समझाने में टाइम निकाल दोगे तो एप्लीकेशन में 5 एग्जाम्पल आएंगे बस। और यदि इसको याद कर लोगे तो एप्लीकेशन में 25 ले लूंगा। बात समझ रहे हो? और याद जरूरत नहीं है, जब आपको याद हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन में क्या होंगे, यही तो होंगे, तो वो मैं उस तरह से याद करा देता हूँ, एक ही बात है। तो अभी आपको क्या करना है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं, माइन प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर यूं करके लिखो, ये आपको बिल्कुल कहाँ से, फ्रॉम, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें उसमें कोई कमी नहीं है। मॉड्यूल में पेज नंबर, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 45, उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं कि मुझे अलग से ऐड कराना है, और वो सफिशिएंट है जो लिखा है। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया वो। ठीक है, आपको निश्चिंत रहना चाहिए, यदि कोई गड़बड़ होती, कुछ ऐड कराना तो मैं करा देता, आपको तो याद रखना है, और बीच में मेरे को जहां लगता है मैं अपने आप क्वेश्चन के थ्रू ऐड करा दूंगा। आपको ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को कहाँ चलना है, जहां अपने क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे एप्लीकेशंस उसमें क्या लगाएंगे, यही तो ग्रुप लगाएंगे, तो वो इसकी तैयारी यहाँ हो जाएगी। अब इसी में अपन टाइम निकाल देंगे कि इसका ईएन 5-6 एटम की ईएन याद रखनी है, आज के बाद याद रखना यार, एक कहीं भी बॉक्स में लिखो, मैं अभी रुको, मैं लिखा रहा हूँ, वैसे लिखना, एक बॉक्स बना लो साइड में कहीं भी, और ये फाइनल कर लो, एच की 2.1, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपके नहीं हुई ना बेटा, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ, अपने तो जितने काम आ रहे हैं मैं लिख रहा हूँ ना, काहे को परेशान होते हो। एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन की होती है 2.5, डबल बॉन्डेड कार्बन की 2.75, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की 3.25 होती है, और नाइट्रोजन की 3.0 एंड ऑक्सीजन की 3.5 होती है। बात खत्म करो, किस्सा खत्म, ये ईएन हो गया, अपने जो काम आएगी ऑर्गेनिक में यही आएंगी, तो हेडेक खत्म। ठीक है, इन्हीं के थ्रू एडजस्ट करके बनाया गया है वो ऑर्डर। एच को मान लिया फिक्स, एच का 0, एच से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले उनको माइनस में रख दिया, और जो रिलीज करने वाले ज्यादा उनको प्लस में रख दिया। अपने को दिमाग नहीं लगाना, सर ने बोला याद कर लो, उसको क्या करोगे उसको समझ के, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बनना अपने को, अपने क्वेश्चन उसमें से नहीं आएंगे, इसमें से आएंगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं।
वो सीधा सीधा आता है, कभी कभार आता है तो क्वेश्चन। और जियो, और एक और बात बता दूं, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट जो है ना बेटा, दैट इज अ ग्रामर। मैंने आपको बताया भी था, ये ग्रामर पार्ट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में हेल्प मिलती है, तो वो स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। अब एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन लिखो आप, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये ऐसे मैं बीच बीच में लिख दिया करूंगा बेटा, ठीक है ना, जो भी कंसर्न है, ताकि वो अपने दिमाग में नहीं रहेगा कि ये चीजें हैं। ये इसमें देखो आ गया ना, अल्केन अल्केन अल्काइन का भी तो आ गया ना ये। अल्केन में कार्बन की 2.5, अल्कीन में ये हो गई डबली बॉन्डेड कार्बन की, अल्काइन की ये हो गई, ठीक है बेटा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसे साइड में लिख लिया करेंगे इनऑर्गेनिक के पार्ट। ये भी अच्छा है, पहले से मुझे पता लग गया इनऑर्गेनिक नहीं हुई, नहीं तो टीचर इसी भ्रम में चलता रहता है कि इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक बाद में स्टार्ट होती है। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में मैं कुछ आपको पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, मेरी अपनी एक अलग टेक्निक है, उससे चल रहा है, ठीक है ना। ये 5 आपको ब्रह्मास्त्र लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र में आपको लिखा रहा हूँ, इनका आराम से यूज करें, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र बढ़ते जाएंगे, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट जब कंप्लीट होगी तो ब्रह्मास्त्र साथ साथ चलते चलेंगे, फिर आपको जब कंप्लीट हो जाए तो इन सबको एक पेज में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। बात समझ में आ गई, इनका इंप्लीमेंट करना है। कुछ ब्रह्मास्त्र रिपीट होंगे टाइम पे, उसको एक ही बार लिखना जहाँ पहले आ गया, ठीक है बेटा। मुझे रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो आई इफेक्ट पढ़ लिया, आर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे आई भी लाना है, तो वहां पर ये वापस रिपीट होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले सी प्लस हो चाहे डॉट हो, फाइनल करते हैं बेटा। कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर के होते हैं। हर बच्चा इस बात को सोच के निश्चिंत हो जाओ, हमें कम आता है ज्यादा आता है, सर ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मेरा काम है बेटा। लेकिन ये बहाना कब तक कि सर हम बिल्कुल पहले नहीं पढ़े, ये पढ़े, अपन अपनी तो सोच रहे हैं, दूसरा भी तो नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये बहाने अपने दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। बिल्कुल कूल रिलैक्स होके, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा। तो फाइनल करते हैं बेटा, सी प्लस और डॉट हमने इंटरमीडिएट्स के इंट्रोडक्शन में लिखा था, दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। फाइनल हो गया कि इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम आएगी, कहीं भी गलत नहीं है। ये आज से लेके लास्ट तक, अभी इंडक्टिव में नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का फ्री रेडिकल का सेम आता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आई इफेक्ट से कंसर्न कर रहे हैं इसको। प्लस आई एंड 1/-i, सी माइनस के लिए लिखो, माइनस आई से प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड नंबर लिखो, डिस्टेंस यदि ज्यादा होती है ग्रुप की रेफरेंस में, केटाइन के एनाइन के रेफरेंस में जो ग्रुप लगा है उसकी डिस्टेंस उससे ज्यादा होती है, तो जो भी उस समय चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो आई इफेक्ट होगा वो कम होता जाएगा। इसी तरह बच्चों, नंबर ऑफ CH2 जितना बढ़ेंगे, नंबर ऑफ CH2, ये मैं अब कराऊंगा क्वेश्चंस, अभी पहले तैयारी चल रही है, एक सही वे सही तरीका कि बच्चा खुद भी अपना दिमाग लगा सके। नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज होंगे बच्चों, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई इंक्रीज होगा तो कंसर्निंग कार्बोकेटाइन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कार्बन आयन है तो कम हो जाएगी। और एक बच्चों, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यदि इंक्रीज होते हैं तो EN बढ़ती है, EN बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई बढ़ेगा तो केटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी और एनाइन की बढ़ेगी। कोई डाउट नहीं है कि मुझे ये भी बोलना पड़े, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक बार में अपन क्लियर कर लें। केटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसा कि हमने दिखा इलेक्ट्रोफाइल 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है ना अपन ने। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों, तो इसको कोई भी पॉजिटिव फैक्टर यदि इसके साथ लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, आई भी, आर भी और एच भी, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आई की, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यूं बोलो ये भूखा है, इसे रोटी चाहिए, ये रोटी पहले से ज्यादा खाया हुआ है, तो इसको और ज्यादा बेटर है कि इसमें से कोई निकाले,
इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको प्लस आई इफेक्ट से इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी, माइनस आई से डिक्रीज होगी। और नेगेटिव यदि है, कार्बन आयन है, तो हम कह सकते हैं कि यदि इसके साथ प्लस आई इफेक्ट जुड़ा तो और चार्ज इंक्रीज होगा, और एक ही जगह चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप समझ सकते हो, चार्ज यदि कलेक्ट होता है एक ही जगह तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो राइट नाउ इतना भी नहीं समझे तो इतना समझे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो माइनस आई यदि कोई लगेगा तो डेफिनेटली इसको सुकून मिलेगा, और प्लस आई इफेक्ट से यस इसको सुकून कम होगा, क्योंकि एक ही जगह चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। अब इनका यूज अपने को करना सीखना है पहले, ठीक है बेटा। तो इनका यूज करना सीखने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, उनको आप आराम से डिस्कशन करते हुए सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा दूं क्या? अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ये एक मेथड है पढ़ाने का। ये लिखा, इनका यूज करना है, इनको हर क्वेश्चन में इनको माइंड में बोलते हुए और उस पर बिठाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आएंगे। पहले आई इफेक्ट के आएंगे, अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट लिखना बाकी है आई की, अभी केवल इससे कंसर्न लिखे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है। आई आर में अलग होंगे, एच में अलग होंगे बेटा। तो इनका जैसे यूज करना आ गया, हमें अपने आप ही क्वेश्चन में आंसर दिखाई देगा, क्वेश्चन ही बोलेगा यहाँ आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो कब, जब इनको अपन प्रॉपरली बोलते हुए इनका यूज करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसमें अपने माइंड में बोलना है अपने हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन देख के यूं सोल्व करें, नहीं, अपने को उसको बोलना है। अभी मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ओब्लिक आंसर, साथ में आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं और बिल्कुल स्मॉल लेवल के क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जो बच्चा हाइड्रोजन नहीं लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कि हाइड्रोजन ना लगाए तो भी ठीक है। और यदि अपन हाइड्रोजन लगाना चाहते हैं, मुझे इसलिए लगाना पड़ा ताकि मैं आपको क्लियर बता सकूं कि ये CH3 ग्रुप आ रहा है, प्लस इफेक्ट लगाएगा। इसका आंसर भी क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइव नंबर, प्लस कर लो इसको। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखो कंबाइंड इफेक्ट का जो क्वेश्चन है ना बेटा, कंबाइंड इफेक्ट का वो अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभी अपन ये मान रहे हैं कि अपन एच और आई नहीं जानते, सिंपल सी बात है। कंबाइंड इफेक्ट के मैं लूंगा तो आपको समझ, वो मैं तो समझा दूंगा, समझ भी आ जाएगा, लेकिन वो अपने आप कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब अपन इंडिविजुअल सीखेंगे फिर इनको कंबाइंड करते जाएंगे तो आपके दिमाग में स्टेप बनती जाएगी।
ये ऐड क्वेश्चन लिखे हैं, इनको इन पर वही अपन को जो ब्रह्मास्त्र लिखा है उनका यूज करना है। एक ये टेक्निक है, और कभी कभार एक और डिफरेंट टेक्निक है जिसे हम लोग ऐड करते हैं, मतलब इसको जैसे एक साथ पूरे इफेक्ट समझा दिए, आई इफेक्ट भी, एच बी, आर बी, और उसके भी लिखा दिए, इसके भी लिखा दिए, सबके एक साथ लिखा दिए, फिर एक साथ प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। उसमें फिर क्या बीच में एडजस्ट कर देते हैं कहीं भी चीजों को, लेकिन वो तब होता है जब जैसे मान लो कि बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ है और शॉर्ट में अपने को कम लेक्चर में निकालना है, तब वो सक्सेस होता है बेटा। इसमें क्या एक एक चीज को पहले सेटअप करना पड़ता है उसके दिमाग में बच्चे के। चलो, और वो ब्रह्मास्त्र का यूज करना सीखने के लिए दैट इज इनफ। स्टार्ट करते हैं ताकि आगे भी लिखें, कुछ चीजें मैं लिखकर और ऐड करूंगा, उनको नेक्स्ट लेक्चर में काम में लेंगे। चलो बताओ क्या करना चाहिए बेटा। केटाइन है, CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, ये प्लस आई इफेक्ट लग गया, यस और नो। स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, यूं देखो यूं बढ़ती जा रही है। चलो यहाँ ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और यहाँ तीनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट, यस और नो, ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और ये भी प्लस आई इफेक्ट, और ये स्टेबिलिटी और बढ़ गई। इसका मतलब फाइनल हो गया कि हम समझ चुके हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, यस और नो। अरे जो चीजें आ रही उनको भी एडजस्ट करते चलो। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बन पर प्लस है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 1 डिग्री। सर ये कौन सा डिग्री, कोई डिग्री नहीं, कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, अदरवाइज 0 डिग्री। 0 डिग्री या सुपर डिग्री भी बोल देते हैं कभी कभार, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो इसका मतलब अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब एक अब देखो अपन सर, ये तो अपन ने क्या किया, एनालिसिस करके लिख दिया ना। अब अपन को सीखना, अपन को उस ब्रह्मास्त्र को कैसे बोलना है, ठीक है। वो मेरी एक अलग आइडेंटिटी है बेटा, उसको उसको लाना पड़ेगा, उससे आंसर एक ही दिखेगा जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो अब ये तो हो गया एनालिसिस करके सिखा देना, पर मैं चाहूंगा कि ऐसा चलो जैसे अपन यूं गए, ओके, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बोलो, प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बोलो, स्टेबिलिटी भी कम हो रही है, कम हो रही है ना, बात खत्म। ऐसे चलना। अब कैसे, क्या बोला अपन ने यहाँ पे, देखो प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। अभी भी एक छोटी सी पॉइंट बाकी है जो अपने को बोलनी थी, लिखना इतना ही था, लेकिन बोलना कैसे एफसी को। जैसे हम उस तरफ जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी कम हो, ये बोलना है। क्योंकि मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा कि केटाइन है, ऊपर ही पता है केटाइन है, लेकिन अपने ब्रेन में एडजस्ट करना है। देखो ब्रेन क्या सुन रहा है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, केटाइन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, ये ब्रेन सुन रहा है अपना। बात समझो, ये चीजें वहां काम करेगी अपने आप, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा आंसर से आ रहा है। तो ऐसा करना है। जैसे अब यहाँ बोलना है, अब यहाँ एनालिसिस, चलो मैं सिखा रहा हूँ तो एनालिसिस भी आपको दे रहा हूँ। ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, बढ़िया कि नहीं। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है बोलो, यहाँ नेगेटिव पर, नेगेटिव पे कलेक्ट हो रहा है ना चार्ज, और चार्ज कलेक्ट होगा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है, यस और नो। ये प्लस आई इफेक्ट, ये लो प्लस आई इफेक्ट लग गया, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, यस और नो। इसका मतलब ऑर्डर तो ये आ गया। अब ये तो हो गया एनालिसिस करना, जो आपको एक दो क्वेश्चन में मैं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको जो मेरी टेक्निक है वो ऐसे एडजस्ट करनी है। इधर से इधर जा रहे हैं बोलो, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन बोलो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स ऑल। ऐसे चलना है। तो इससे वो ब्रह्मास्त्र सेट होंगे दिमाग में। केवल केवल इनको देखना नहीं है, रूम पे जब भी पढ़ो ना, जैसे इसको यूं ऐसा नहीं देखना, अपन को ये लाइन अपने दिमाग में चलानी है। तो इससे सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ सेट हो जाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो ऐसे करेंगे। अब रेडी, कौन सा ब्रह्मास्त्र लग रहा है, पहले सर्च करो, सर्च करो, नंबर ऑफ CH2 वो वाला लगाओ। अब बोलो, स्टार्ट करो। इधर से उधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ CH2 बोलो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 2 CH2, यहाँ 3 CH2, यस और नो, यहाँ 4 CH2, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो अब ऐसा चलना चाहिए दिमाग में कि यार इधर से उधर जा रहे हैं, नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बोलो, इसलिए बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज द आंसर। ऐसे चलना है। और ये बेटा सब जगह लगेंगे, कल को एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में भी तो यही लगेंगे, सब जगह ये लगेंगे। आपको इनको ऐसे चलते चलना है, एक एक ब्रह्मास्त्र 3-3 4-4 जगह यूज हो जाते हैं। अब इसमें अपन इसमें भी ऐसे चलेंगे, बोलो एक बार बोलना सीखो, बोलो। नंबर ऑफ यस CH2 इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस आई इफेक्ट, यस प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज द आंसर। और यहां भी पूरा लिखना हो तो बीच में बिठाओ, कैसे, नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज हो रही है, ऐसे चलो। तो बार बार ये प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस तो चाहिए इस यूनिट में, यही प्रैक्टिस चाहिए। ये पढ़ाते पढ़ाते भाई अब समझ में आई हम लोगों को भी, धीरे 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 धीरे। स्टार्टिंग के 5 और 10 ईयर्स जब पढ़ा रहे थे तभी चीजें नहीं आती थी, लगता था चुप रहो, अपने लिख दिया हो गया काम, समझा दिया। धीरे धीरे समझ में आई ये चीजें कि ये जरूरत है बच्चों को। आप ये ऐसे बोलते रहोगे ना बेटा, लास्ट में आपको कह रहा हूँ ना, आपको ये चीज में दिमाग में नहीं आने दूंगा कि कब कौन सा इफेक्ट लगेगा। अभी आगे तो बढ़ो, आपको लगेगा ये वापस डाउटलेस हो गया काम। ये बट ये उसके लिए क्या है तरीका, ये मेथड इंप्लीमेंट करना होगा आप लोगों को, ये मुझे नहीं करना है, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। कि ऐसे जैसे ये बुलवा रहे हैं सर, आप बताओ मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया उसका बेस यही है, ये उसका, ये इस तरह चलना है बेटा। और ऐसे ऐसे आपके लोन पेयर लोकलाइज, लोन पेयर डी लोकलाइज, सारे फंडे में सेट कर दूंगा दिमाग में, वो दिमाग अपने आप बोल जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं कि ये लाइन मैच हो गई, और वो आंसर दे देगा। आपको तो क्वेश्चन ही सोल्व होना चाहिए ना, फिर क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी क्वेश्चन जो लिख रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा क्या बोलेंगे, मैं तो पूरी ऑर्गेनिक का बोल चुका। पर पढ़ना ऐसे बेटा, अभी अभी मेरा पार्ट वो नहीं है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा पार्ट ये कि मैंने एक प्रॉमिस किया कि डाउटलेस रहना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस है जो मैं कह रहा हूँ, वो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज कवर हो पाएगी। देखो अब यहाँ चल रहे हैं ना, अब पहले सर्च करो कौन सा ब्रह्मास्त्र लग रहा है। हाँ तो बोलो sp, sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन, और ये sp, जरूर नहीं है उसी का, इसका भी अपन निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो पास वाले कार्बन का ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है। तो अब चलो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बताओ अब पूरा पूरा लाइन बोलना, देखें बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है यस और नो, इसलिए इसलिए बोलो EN इंक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस आई इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज हो रही है, ऐसे अपने को बोलना है। टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन ये भी आपको लगेगा कि वास्तव में भी डाउटलेस रहता है। पूरा मैकेनिज्म फर्स्ट और मैकेनिज्म सेकंड डाउटलेस हो जाएगी आपकी, लेकिन प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ेगा। वो वाला टाइम गया बेटा कि अपन बैठे हैं देख रहे हैं आ रहा है कर रहा है, कुछ हाथों से लिखना पड़ेगा तभी इतिहास बनता है। हकीकत यही है, केवल ये सोच मैं चाहता तो मैंने आपसे कहा था बेटा पढ़ाना है पेज, इसमें भी तो लिखे हैं सब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब, बायोलॉजी में भी तो ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ा दिया और वो लिखा होता है। मैं चाहता तो अभी 10 मिनट में पूरा कवर करके एक लेक्चर अपन बता सकते थे, लेकिन पता है जब लिखूंगा तो बच्चे लिखेंगे। ये क्लास उस बच्चे के लिए भी जो नहीं पढ़ना चाहता लेकिन क्लास में आ रहा है, वो कम से कम और कुछ नहीं तो लिखेगा तो सही। बताओ उस एंड उस बच्चे तक का दिमाग में मेरे चल रहा है, तो उस बच्चे का तो है ना बेटा जो पढ़ने आ रहा है। तो इसलिए काहे को परेशान होते हो, लिखो अपने आप, सब लिखेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चलो अब यहाँ इसमें भी बोल सकते हैं अपन, पूरा बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो EN इंक्रीज होगी यस और नो, EN इंक्रीज होगी तो माइनस आई, यस माइनस आई इंक्रीज होगा, और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ये लो क्योंकि माइनस है ना बेटा, इसलिए ऐसे सेटअप चलना है। थोड़ा सा लगेगा कि बिल्कुल ये लेकिन यही जरूरत है बेटा, ये जरूरत आपको 11th में भी थी, तो आज ये टिपिकल नहीं लगती, ये अपने आप सोल्व हो जाते हैं, सब हो जाएंगे ये। और जिसको लगता है ना कि वो पहले से सब कुछ जानता है तो पहले सोल्व करके देख लो इसकी एक्सरसाइज को, ये तो बेसिक है ना, तो कंप्लीट हो गया, बेसिक एक्सरसाइज है, ये टिपिकल मोड नहीं है। इसमें से भी पहले देख लो डाउटलेस हो क्या, कहीं से भी पढ़ के आए हो, एक बार करके देख लो आज ही। और जब अपन इससे क्रॉस कर रहे होंगे ना इस यूनिट से, तो डाउटलेस क्रॉस कर रहे होंगे।
लेकिन पैटर्न यही फॉलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, रूम पे जब भी पढ़ो आप सोचो मेरे लिए 8 क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड के भी नहीं है बेटा, लेकिन मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही यही एक पैरामीटर है जो आपके दिमाग में फिक्स करना है मुझे। अब चलो, क्या लग रहा है अब? यस, ईएन। अब ईएन ऑर्डर देखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप उसको याद करके आओगे। आपको ये मैं क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चन अभी, ताकि ये रियलाइज हो कि हमें वो याद होना चाहिए। अब देखो एफ का माइनस आई ऑर्डर, ईएन ऑर्डर छोड़ो, माइनस आई ऑर्डर लेते हैं सीधा, ठीक है। माइनस आई ऑर्डर में बताओ, एफ, एफ के बाद इन दोनों में से ओ एच, एंड लास्ट में NH2। और वैसे भी एक बार बताऊं, मैंने बॉक्स लिखा हुआ है आपके प्रॉफिट के लिए, एफ, ओ एच और एन, यहाँ 3.5 और ये हेलोजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं चारों, चाहे एफ हो, चाहे ClO, चाहे BrO, IO पहले आएंगे, बात ही खत्म। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, अब ये तो यहां लिख दिया अपन ने, चलेगा यूं? चलो स्टार्ट करो, समझ गए आप लोग? इसके ऊपर लिख लेना यहाँ, बोलो। माइनस आई क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज, वो चलो ना। माइनस आई डिक्रीज, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ, या पूरा बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन डिक्रीज होगी, इसलिए दैट इज द आंसर। मतलब अपना पॉइंट दिमाग में प्रॉपर चलेगा ना, तो अपने को आंसर टिक करने में टाइम नहीं लगेगा, ये सिखाई जा रही है ऑटोमेटिक। वहीं वहां भी तो आपको यही करना है, चारों ऑप्शंस में दिमाग लगाना है। अरे यार माइनस आई इंक्रीज हो गया तो आंसर, अरे यार ये इसमें कम हो रहा है, इकट्ठा दिखेगा अपने को, ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ कौन सा ब्रह्मास्त्र लग रहा है? डिस्टेंस लग रहा है। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। सबसे पहले देख लो कि जो जो ग्रुप लगा हुआ उसका माइनस आई है। अब ये माइनस आई का एनाइन से डिस्टेंस देखना है। ये लो, ये रेड मार्कर से जो लाइन मैंने खींची है अपने आप दिखा रही है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लो, तो बताओ डिस्टेंस, यस डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस आई डिक्रीज होगा, क्योंकि जो गवर्न कर रहा है वही तो डिक्रीज होगा। माइनस आई डिक्रीज होगा बेटा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीज होगी। ये लो, ऐसे अपने को करना है, ठीक है। सर अब कुछ बच्चों के दिमाग में वाइब्स देखो जो आती है, मेरे को पता लगता है बच्चों को जब पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में वाइब्स आती है सर, केटायन और फ्री रेडिकल में तो हाइपर कंजुगेशन भी लगता है, तो मुझे भी पता है, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन को कोई डिस्कशन नहीं कर, यदि प्रॉपर वे में सेटअप कर चाहते हो ब्रेन में तो, और नहीं तो मुझे तो दिक्कत नहीं, अभी भी उलझा दूंगा मैं तो, ठीक है। और कुछ ये कई बार बच्चों के दिमाग से कुछ ऐसे चीजें फैक्टर्स आते हैं कि, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बोलने का जो पार्ट है ना बेटा, वो अपने दिमाग में बिठाओ। आज इन क्वेश्चन को कराने की इंपॉर्टेंस ये नहीं कि यही आने वाले हैं, आपको ये इस तरह जो भी मैं आपको कंसेप्ट लिखा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र लिखा रहा हूँ, उनको इस तरह आपको बोलते हुए घर पे प्रैक्टिस करनी है बस। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में ये माइनस आई बढ़ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि केटायन है। उल्टा लिख दिया क्या? परसेंटेज बेस कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो ईएन बढ़ रही है, माइनस आई बढ़ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि एनायन है। भाई दोनों अलग अलग है, वो केटायन है और ये एनायन है। ब्रह्मास्त्र को चेक करो। हाँ, प्लस वाले ब्रह्मास्त्र में क्या लिखा है था? माइनस के साथ, माइनस आई के साथ क्या लिखा है? माइनस आई बढ़ेगा तो केटायन की स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए ऊपर ये कम हुई है, और ये माइनस है, माइनस में बढ़ती है, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लो, हाँ, इसका मतलब अब देखो, एक मिनट, क्या इंडिकेशन मिला? इसका मतलब इसने साथ में बोला नहीं है। अच्छा, ये इंडिकेशन मिल गया। ऐसे गलती होगी बेटा, पता भी नहीं लगेगा आपको साथ में बिल्कुल अब ये अपन ने साथ में बोले तो इस थीम बनी है, और नहीं तो गलती हो ही जाए उसको। ये बेटा एक केटायन है और ये अनायन है, अब तो ठीक है, क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, एक लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ और एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक, या एसिड्स एंड बेस लिख दो, चलो लिख दो यार, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेसिस।
ये एप्लीकेशन नंबर 2 लेंगे अपन इसकी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। लंबाई कम होना भी टिपिकल है। अब सुनो, इधर ध्यान दो बेटा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर का बेस बना के छोड़ूंगा मैं थोड़ा सा दिमाग में। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ कॉन्सेप्ट अपने को इनऑर्गेनिक से लेके आने पड़ेंगे, तो मैं ऐड कर देता हूँ आज ही, ठीक है, ताकि बार बार की हेडेक नहीं। एक ध्यान देना, एच ए अपन एसिड को इंडिकेट करते हैं, पता होगा, H प्लस और A माइनस। पॉइंट नंबर 1, चलते चलना मेरे साथ, देखो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, यस और नो। जो नॉलेज है वो वहां तो बोला करो। ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल से जो हमें हेल्प पॉइंट चाहिए, हेल्पिंग पॉइंट चाहिए, वो मैं यहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे तक अपने को दिक्कत नहीं हो। तो पहले एडजस्ट कर रहा हूँ मैं उनको। देखो ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, तो ये यस वीक बेस है, ठीक है। एक रिलेशन तो ये काम करेगा। सेकंड रिलेशन, यदि ये मोर एसिडिक है, हम ऑर्गेनिक में जो वर्ड यूज लेंगे वो ये लेंगे, मोर एसिडिक यदि एसिड है, देखो मोर एसिडिक यदि एसिड है तो बहुत जल्दी H प्लस देगा, और उससे बनने वाला कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल एनायन। अब एक बार इसको बोल के देखो, ऐसे बोलो, मोर एसिडिक एसिड मोर स्टेबल अनायन, बोलो मोर एसिडिक एसिड मोर स्टेबल अनायन। तो एक तो ये लाइन अपने काम आएगी, ठीक है। लिखते चलो, एक पॉइंट और लिखो, ये भी एक अलग हेडेक हो गई, इनऑर्गेनिक भी लाओ साथ में पहले, ये पता और लग गया कि नहीं पड़ी हुई है, इसकी वजह से भी 5-5, 10-10 मिनट निकल जाते हैं। अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखते चलो, वो मेन हेडिंग है बेटा, आप यो भी जरूरी है पूरा लिखो, आप एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ लिखकर छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। जहां जरूरत होगी वहां इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाएंगे, बाकी तो किसकी स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, फर्क क्या पड़ रहा है। वो इसलिए ऐड कर दी ताकि आपको लगेगा कि अब जो सर लिख रहे हैं उसका यूज इनके लिए है, इसलिए ऐड कर दी लाइन बीच में वो। देखो अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर इज En। अब ध्यान से, इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, इसी पॉइंट में लिख रहा हूं मैं कुछ, -8 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सुन रहे हो बेटा, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव है तो वो जो एनायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब मोर स्टेबल एनायन, ऐसे लिखो। एक तो ये लाइन भी काम आएगी, ये अपने जबरदस्त काम आएगी भाई, ये मोर एसिडिक एसिड मोर स्टेबल एनायन। उसी के लिए मैंने एक ये पॉइंट लिया है कि पीरियड जो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड टेबल में, उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर En होगा, और डेफिनेटली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर यदि नेगेटिव आता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उस अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक बच्चों ये भी आप लिख सकते हो, आपको खुद को लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, ये वहां से लाके, नहीं तो ऑर्गेनिक में सीधे जा सकते थे अपन, यदि पहले से पता होती चीजें तो। अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप द कंट्रोलिंग फैक्टर इज, क्या होता है, फैक्टर इज साइज, FCl-Bri, उसको ले लो ना, अपने तो जो जरूरत है उसको लेंगे, FCl-Br हेलोजन ग्रुप ले लो। तो अलोंग द ग्रुप कंट्रोलिंग फैक्टर इज साइज। अब इसका, इसके लिए भी एक पॉइंट साथ के साथ लिखो, नेगेटिव एट बिगर साइज एटम। आराम से बेटा इनको, आपकी एक ही जिम्मेदारी है, जो लिखा है उसको पढ़ के आके शांति से आराम से कंप्लीट करके आ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे जैसे अगला लेक्चर होगा उसके साथ इसको जरूर पढ़ना, ठीक है, मिक्स करते हुए चलेंगे, इनको दिक्कत नहीं है। देखो नेगेटिव एट बिगर साइज एटम मोर स्टेबल एनायन, ये पॉइंट में काम करेंगे। यदि यदि अपन ग्रुप में चल रहे हैं तो अपन देखेंगे कि किसका साइज बड़ा है, तो उस पर यदि नेगेटिव है तो ज्यादा स्टेबलाइज है वो, क्योंकि क्यों,
क्योंकि बिगर साइज एटम इजीली अकोमोडेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 10 लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, टू द पॉइंट लाइन लिख रहे हैं। 10 लाइन लिखूंगा कंफ्यूज होंगे बेटा। नेगेटिव चार्ज बिगर, और छोड़ो इसको, अभी क्वेश्चन करा देंगे 2 इसके, तो सेट हो जाएगा दिमाग में। और 2 क्वेश्चन कराने में भी टाइम लगता है, पर वो सेटअप हो जाएगा, ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। देखो इधर, यहां तक लिख लिया। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्लिक आंसर दोनों चलाएंगे इसमें। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लेना है अपने को। एक मॉलिक्यूल लिया CH4, NH3 अमोनिया, H2O और HF। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहले इसको प्रॉपर्ली लिखें, अपना दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, इसको लिख लें। मैं समझता हूँ क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या लिखा गया है। ठीक है सर, ये 2 चीज समझ में नहीं आई, इनके लिए मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, देखो बेटा, अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब मैं आपको एक लिमिट दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिक्स हो तो हमें इस फैक्टर को काम में लेना है। हर जगह कंजुगेट बेस बनाने, बेटा बुक फुल एक्सपीरियंस से चलना मेरे से, हर जगह कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चा पहले कंजुगेट बेस बनाएगा, फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करेगा, उससे अच्छा तो मॉलिक्यूल में कर लेगा ना वो। और यदि हर एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट बेस बना के ही दिया जाता है, तो फिर हर बेस का कंजुगेट एसिड क्यों नहीं बनाते? इसका मतलब सब जगह वो अप्लाई नहीं होता, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जगह आपको कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरे साथ। एक तो कब, जब इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और एक कब, जब ऑर्गेनिक में ही 2 डिफरेंट सीरीज के होंगे। जैसे एक अल्कोहल और एक थायो अल्कोहल दे दिया, तो आपको कंजुगेट बेस बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। दैट्स ऑल। ठीक है सर, ऑर्गेनिक वाले कब आएंगे? आगे आएंगे, पहले मैं इनसे फ्री हूँ। ठीक है चलो, अब जैसे क्या देखा अपन ने, यहाँ बोलो कि यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिक्स है, हमें कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। H प्लस निकाला, क्या बनेगा? CH3 माइनस। H प्लस निकाला, ये वाला कंसेप्ट लगाना है। आ गया, दिख गया? बोलो NH2 माइनस, बोलते चलो। H प्लस निकाला, OH माइनस, H प्लस निकाला बच्चों, क्या बना? F माइनस। क्या बन गए ये? कंजुगेट बेस। इनका क्या चेक करना है? बोलो स्टेबिलिटी। अरे यार इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बस स्टेप, इस 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, अलग से स्टेबिलिटी का क्वेश्चन भी तो आता है, तो इसी में एक में 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो गया ना। आपको एनाइन देकर स्टेबिलिटी पूछे तो भी आ गया। क्लियर? तो अब बताओ क्या करना है, ये फाइनल। चलो इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बोलो CNOF, यस और नो? EN फैक्टर्स, पीरियड हो गया ना, ये क्या हो गया? सेकंड पीरियड हो गया। तो बताओ EN फैक्टर लगेगा, बताओ। यूं जा रहे हैं तो EN, यस EN बढ़ रही है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, या सीधा लिख दूं चलेगा? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि फ्लोरीन की EN ज्यादा है, और जो कंट्रोलिंग फैक्टर है पीरियड में वो EN है। तो ये हो गया नेगेटिव एट मोर EN एटम मोर स्टेबल अनायन। और मोर स्टेबल अनायन को यहां से जोड़ो, मोर स्टेबल अनायन है तो उससे कंसर्न जो एसिड है वो मोर एसिडिक है, तो दैट इज द आंसर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये हो गया, और इनके जो अनाइंस है उनका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जो अनाइंस है स्टेबिलिटी ऑफ अनाइंस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। आप यूं भी लिख सकते हो, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ऐसे चलना है। इससे एक और चीज क्लियर हो रही है, यदि आपको थोड़ी सी नॉलेज, देखो फिजिकल केमिस्ट्री भी साथ चलानी है, तो वैसे साथ चली रही है फिजिकल। तो देखो इधर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस। आपसे कोई पूछे इन चारों में से वीक बेस कौन सा है, तो वो भी तो पता लग गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस। बात खत्म। वीक बेस का मतलब सर, अभी तो आप स्टेबिलिटी ज्यादा बोल रहे हो, उसका वो अलग चीज है, अलग चीज है भाई। स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब नेगेटिव को अपने पास रखने की पावर ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो गई ना। आप तो, अब ये तो समझ में आ गया ना, बस बात खत्म इससे। चलो अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये वाला ग्रुप वाला मैटर भी सोल्व। वापस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, एक ले रहा हूं मैं HF, एक ले रहा हूं HCl, एक ले रहा हूं HBr और एक ले रहा हूं HI। अब आप बताओ चारों ही मॉलिक्यूल क्या है? इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो नहीं है ना। आपको कंजुगेट बेस बनाना है। केवल सिंपल ऑर्गेनिक का अलग से आता है, पूरा एक ही सीरीज के आते हैं तो जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के 2 डिफरेंट सीरीज के आते हैं तो भी जरूरत पड़ेगी कंजुगेट बेस बनाने की।
यहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कंजुगेट बेस बनाओ, H प्लस हो गया, F माइनस, H प्लस निकला, Cl माइनस, H प्लस निकला, Br माइनस, H प्लस निकला। कई बार बच्चे सोचते हैं टीचर को इतना ध्यान क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि हम कंटिन्यू बोलते हैं। मैं भी तो चुपचाप रह के इनको H प्लस निकाल के एनाइन बना सकता था ना, लेकिन ये सिखाया जा रहा है कि हम रूम पे ऐसे ही पढ़े। अब चलो क्या करें बेटा, I माइनस। अब बताओ ये स्टेबिलिटी ऑफ, यस स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन निकाल लें। अनाइन का मतलब कंजुगेट बेस ही तो है। बताओ क्या चले, यूं चल रहे हैं तो साइज, साइज इफेक्ट, क्यों ग्रुप में आ गए ना, साइज बढ़ रहा है तो बोलो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब फाइनल हो गया। और कंसर्निंग जो ये मोर स्टेबल अनाइन, इससे कंसर्न जो एसिड है वो मोर एसिडिक होगा, यानी कि HI इज मोर एसिडिक देन HF। ये हो गया आपका, ये मैं मेरा काम कंप्लीट। ठीक है, इनऑर्गेनिक की जब भी ये कॉन्सेप्ट लगेंगे इस तरह पर इनका यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो कॉन्सेप्ट हो गए, अब यहाँ पर अपन मेरे को आते याद रहना सर कुछ ब्रह्मास्त्र आपको ऐड कराने थे और उनकी प्रैक्टिस करानी थी। ठीक है, तो पहले 8 ब्रह्मास्त्र अपन लिखेंगे, बात समझ में आ गई? तो आते ही मैं उनको ऐड करा के उनकी प्रैक्टिस पे ले आऊंगा आपको। ये बीच में अपन ने क्या ऐड किया है, इनऑर्गेनिक फिजिकल का जो पार्ट अपना हेल्प करेगा, ताकि मैं कहीं भी बीच में बोलता ना बेटा फिर मेरे को अलग से वहां पर ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते, समझाता नहीं आता, आता नहीं आता, पहले खत्म कर दिया। ठीक है, तो आराम से अपन, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट एप्लीकेशन होगी इंडक्टिव की। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस हो जाएगा, इंडिविजुअल जो पढ़ा रहा है वो, हो सकता है लास्ट के 10 मिनट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आ रहा हो। तो आई थिंक यदि नेक्स्ट लेक्चर छोड़ोगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कोशिश ये करना अपन आए पढ़ के आए, जो भी पढ़ा दिया उसे पढ़ाएं। जैसे 2 लेक्चर हो गए ना बेटा, दोनों को एक साथ पढ़ के आ जाओ, आके अपने को आराम से बैठना है। बाकी टीचर, बाकी जो टेंशन है वो सर की है, वो क्या करना है, उनको क्या पढ़ाना है उनकी हेडेक है, हमें तो पढ़ना है। ठीक है, हाँ बेटा बिगनर बॉक्स नंबर 1 और 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिगनर बॉक्स नंबर 2 भी कर सकते हो आप, बिगनर बॉक्स नंबर 2 भी कर सकते हो। बच्चे ने याद दिला दिया सर 1 2 दोनों कर सकते हो, मैंने कहा कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। बच्चा बोल रहा सर हमें भी आप पर विश्वास है, मैंने कहा अच्छी बात है। फोर्थ में तो माइनस आई इंक्रीज, कौन सा बच्चा बोल रहा है यार? चलो बेटा एक बार वापस क्लास को वापस देखना, जिस बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी भी तो कोशिश करना कि एक बार और वापस देख लें। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इतने क्वेश्चन ले लूंगा कि आपकी ये प्रॉब्लम जो भी है छोटी मोटी वो भी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है।